हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। और ये पहला चैप्टर कल ख़त्म हो चुका था। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और ये आज से दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट। तो जो किरचॉफ का धारा नियम है वो क्या कहता है सिंपल शब्दों में। तो देखिए केसीएल क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई नेटवर्क है, ठीक है। ये नेटवर्क है हमारा इस तरह से, ठीक है। तो इतने रजिस्टर कनेक्ट हैं, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रजिस्टर ये तीनों एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। तो इनको हम सीधे इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, इसे हम नोड कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट ऐड होते हैं उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो नोड पे जो देखिए यहाँ से इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट हमें मिलेगा उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे देखो सप्लाई से यहाँ से जो ये करंट जाएगी, ये जो है इस वाली करंट के, इस वाली करंट के, इस वाली करंट के तीनों के योग के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे I1 जा रही है, तो I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए I2 है, I3 है, I4 है, तो I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। इनके बराबर होगा इसका योग। यानी कि हम कह सकते हैं समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। ये तो हो गई बात इस क्वेश्चन की। बाकी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि केसीएल किस पे बेस्ड है। तो केसीएल जो होता है, केसीएल ये होता है हमारा बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। ये जो है आवेश के संरक्षण पे आधारित है। और एक होता है हमारा केवीएल, ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ये ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी यहाँ से आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल आयर ड्रॉप एंड ईएमएफ इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क इज ऑलवेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार जो आयर ड्रॉप होता है किसी बंद लूप में, वो कैसा हो कंडीशन होती है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन हमारा है जंक्शन इन ए नेटवर्क, यही हो जाएगा सही, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 2.4 किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन रिलेटेड टू। तो केवीएल किससे संबंध रखता है? जंक्शन करंट, बैटरी एमएफ, आयर ड्रॉप, बोथ बी एंड सी, नन ऑफ द एबव। तो जो केवीएल होता है वो आयर ड्रॉप, इस पे तो बेस्ड है ही, मैंने आपको पहले बताया था अभी। और बैटरी का ईएमएफ क्या होता है? मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे हमारा जो है आर में करंट फ्लो करा रही है, आर रेजिस्टेंस आई डिवाइस से, तो आयर ड्रॉप होगा जो इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। तो यहाँ से ये ईएमएफ भी हम बैटरी का निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड आयर ड्रॉप इन दोनों पे बेस्ड होता है केवीएल। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ही डी वाला सही हो गया, बोथ बी एंड सी, ये वाला भी और ये वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.5 सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट हैविंग। मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी, कौन से सर्किट पे? पहला ऑप्शन है रेजिस्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो अभी देखिए आप पहले एक्टिव और पैसिव बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बार फिर से। एक्टिव मतलब होता क्या होता है कि उसमें या तो कोई ईएमएफ सोर्स जुड़ा हुआ है सर्किट से, या तो कोई करंट सोर्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई एलिमेंट इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट यानी कि सिर्फ आर एल सी यही सर्किट में प्रेजेंट होंगे, बाकी कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। जैसे ये सर्किट हो गया आर, पैरेलल में सी लगा दो, यहाँ एल लगा दो, तो ये जो है एक पैसिव है, ठीक है। और अगर वहाँ यहीं पे ऐसे सर्किट दिया हुआ है, एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, ये सब तो ये आ जाएंगे हमारे एक्टिव में। तो इस हिसाब से आगे देखिए आप रजिस्टिव एलिमेंट पे तो एप्लीकेबल है ही, ठीक है। और पैसिव एलिमेंट, पैसिव पे जो है पैसिव अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा पैसिव एलिमेंट है। और नॉन लीनियर एलिमेंट
नॉन लीनियर पे वो एप्लीकेबल नहीं है। नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी ब्रांच है, इसमें कोई एलिमेंट जुड़ा है जो नॉन लीनियर है, तो यहाँ पे हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं जबकि इसमें करंट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लीनियर है, तो इसलिए इस पर भी फेल्ड हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है, तो बाइलेटरल भी होना चाहिए, यानी कि उसकी पोलैरिटी फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए, वो हर एक कंडीशन में जो है सेम करंट फ्लो कराए। मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट है, जैसे रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये तीनों हमारे जो आते हैं वो बाइलेटरल में आते हैं, यानी करंट इधर से फ्लो कराइए या इधर से फ्लो कराइए, बात बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि इनकी पोलैरिटी फिक्स्ड नहीं रहती, ये डिपेंड करती है कि इधर से हम करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर बैटरी को पूछ दें तो बैटरी की पोलैरिटी फिक्स होती है, एक बार चार्ज कर दिए तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है, तो बाइलेटरल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज, तो सुपरपोजिशन थ्योरम की किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? रेसिप्रोसिटी, डुअलिटी, नॉन लीनियरिटी, लीनियरिटी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ये लीनियरिटी पे बेस्ड है, ठीक है, जो भी एलिमेंट इसके क्रॉस लगे होंगे सारे लीनियर होने चाहिए, जिस प्रकार से हम वोल्टेज करंट को वेरी करें इनमें जो है वेरिएशन होना ही चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.7, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH इज फाउंड, ठीक है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या है, VTH निकालने के लिए और RTH निकालने के लिए, ठीक है, दो चीज़ हम निकालते हैं। तो पहले RTH के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट में जितने भी एक्टिव एलिमेंट होंगे, चाहे वो बैटरी सोर्स हो या फिर वो मतलब EMF सोर्स हो या करंट सोर्स हो, सबको हम हटा देंगे, और कैसे, उनके जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के, ठीक है, यानी कि बैटरी अगर इस तरह कनेक्ट है, ये करंट सोर्स हमारा इसे कनेक्ट है और इसके क्रॉस पैरेलल में रेजिस्टेंस इसका है, तो इसे तो हम हटाएंगे लेकिन इसके रेजिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, सर्किट में ऐसे एज वेल एज छोड़ देंगे ऐसे। तो अब ये तो आप ये कंडीशन देख ली। अगली कंडीशन क्या है कि अगर वो वोल्टेज सोर्स है सर्किट में, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे अगर है बैटरी ये, तो इसे हम पूरी तरह शॉर्ट कर देंगे। और यहीं पे अगर आता है हमारा करंट सोर्स, तो करंट सोर्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इसे ओपन कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज सोर्स का, वो आइडियल कंडीशन में जीरो होता है, ठीक है, यानी जीरो, अगर इम्पीडेंस जो उसका है जीरो है तो वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब वही बात आती है अगर बैटरी की, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट लेते हैं, यानी कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए हम बैटरी को ओपन कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे करंट सोर्स दिखे उसे ओपन कर दीजिए, और बैटरी जहाँ दिखे यानी वोल्टेज सोर्स उसे शॉर्ट कर दीजिए। दो चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। अब आते हैं हम थोड़े अपने क्वेश्चन पे। तो बाय रिमूविंग वोल्टेज सोर्स अलॉन्ग विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस बाय शॉर्ट सर्किटिंग द गिवन टू टर्मिनल्स बिटवीन एनी टू ओपन टर्मिनल बिटवीन सम ओपन टर्मिनल्स एज ETA। तो यहाँ पे देखिए थेवेनिन निकालने के लिए हम सारे वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को जो है लेते हुए रिमूव कर देते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास क्या होना चाहिए, लार्ज वैल्यू ऑफ EMF, स्मॉल वैल्यू ऑफ EMF, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, या कोई आइडियल बैटरी है, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हम शो करते हैं ये जीरो होता है, ठीक है। क्यों जीरो करते हैं आइडियल कंडीशन में, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हम लोड लगा दिए कोई, ठीक है, हमारा यहाँ पे कोई लोड लगा है, अब यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम है, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम कुछ भी है, अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो हुई आई, तो यहाँ पे IR ड्रॉप कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो वोल्टेज कुछ ना कुछ कम होकर मिलेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 8-7-8 वोल्ट ही मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पावर लॉस यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है जितनी पावर ज़रूरत होती है उतनी मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ तक हमें ज़रूरत मतलब आवश्यकता अनुसार इसे हम जीरो ही रखते हैं, जितना हम कर सकते हैं जीरो। और उसके बाद बात आती है करंट सोर्स की। तो करंट सोर्स के लिए हम, ये मान लीजिए हमारा करंट सोर्स है
इसके क्रॉस जो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये हम कोशिश करते हैं कि इनफाइनाइट हो आइडियल कंडीशन में, और प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा हो? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे मान लीजिए लोड लगा दिए अपना, ठीक है। अब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होगी, हमें टोटली करंट जो आके हमें यहाँ लोड में मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको कुछ कम करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट इसका जो है कुछ पार्ट्स यहाँ भी आना स्टार्ट हो जाएगा लोड के, जो है लोड से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ भी फ्लो हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप समझिए कि करंट सोर्स के लिए ये इनफाइनाइट रखते हैं और वोल्टेज सोर्स के लिए जीरो रखते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सोर्स रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9। फॉर ए वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज कांट बी हायर देन सोर्स ईएमएफ, द सोर्स ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, ठीक है। एक डी वाला ऑप्शन भी था, वो छोड़ते उसे। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम कोई सोर्स यहाँ पे प्रैक्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे आइडियल वाली कंडीशन दिया नहीं है, प्रैक्टिकल है मान लीजिए, तो कुछ न कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ही, और यहाँ पे लोड हम लगा दिए, तो टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कम मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन मान लीजिए आइडियल कंडीशन में है तो ये जीरो हो गया, तो हमें टोटल वोल्टेज यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे अगर 10 वोल्ट हम अप्लाई किए तो 10 वोल्ट हमें यहाँ मिल सकता है। लेकिन अब ऑप्शन जो प्रियोरिटी के क्रम में देखा जाए, प्रियोरिटी ऑर्डर में, तो टर्मिनल वोल्टेज कांट बी हायर देन सोर्स ईएमएफ, यानी कि यहाँ पे जो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा ये इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम ये मार देंगे अपना ऑप्शन बी बोला, टर्मिनल वोल्टेज कांट बी हायर देन सोर्स ईएमएफ। बढ़ते हैं आगे 2.10, यानी कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज नेसेसरी टू नो, मतलब पोलैरिटी अगर हमें डिफाइन करनी रहे वोल्टेज की, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, हमें मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसकी पोलैरिटी याद करनी है, यहाँ प्लस होगा कि यहाँ माइनस होगा, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इसके लिए कंडीशन यही है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो इस रेजिस्टेंस में वो हमें ज्ञात होनी चाहिए। अगर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई, तो यहाँ पे हम प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, क्योंकि ये पैसिव सोर्स है, ठीक है। ये हमेशा जो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, डिसिपेट करेगा, कभी ये डिलीवर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो करंट की डायरेक्शन पता रहेगी तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पॉजिटिव लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, वैल्यू ऑफ रजिस्टर ईएमएफ इन द सर्किट। तो ईएमएफ छोड़ दीजिए, ईएमएफ से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए ईएमएफ सर्किट में किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस कम है कोई ज़्यादा है, तो करंट उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन ये मान लीजिए आप, ये जो आप बी वाला दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर इसका यही है, बी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बिटवीन एल एंड एम फॉर नेटवर्क शोन इन द फिगर 2.22 इन गिवन बाय, मतलब इस सर्किट में हमें थेवेनिन वोल्टेज और वो पता करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस किसके क्रॉस, एल और एम के क्रॉस, ठीक है। तो वी टी एच एम वी आर टी एच, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस थेवेनिन वोल्टेज। तो ये चीज़ आप देखिए कि हमने आपको पहले बताया कि अगर वोल्टेज सोर्स है सर्किट में, हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर देंगे शॉर्ट, यहाँ पे कर देंगे शॉर्ट, ठीक है। तो हमें सर्किट कुछ ऐसा मिलेगा, ये एल है, ये एम है, तो यहाँ पे तो ये शॉर्ट सर्किट हमें मिलेगा, और यहाँ पे ये 5 ओम का रजिस्टर हमें मिलेगा, और यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर हमें मिलेगा। लेकिन अब इन रेजिस्टेंस का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बीच में शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे जीरो है। अब इन चारों ऑप्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस जो जीरो है वो सॉरी वीटीएस जो आरटीएस जीरो आ रहा है, जो थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो यहाँ पहले ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, ए वाले में। अब यहाँ से हम ये अगर किसी मतलब एग्ज़ाम में आप एसएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएल दे रहे हैं, वहाँ पे हमें टाइम की जो है बचत करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोशिश आप यही करिएगा कि हम ऑप्शन के हिसाब से चलें, इससे हमारी टाइम की जो है बचत हो जाती है।
अब क्या ज़रूरत है यहाँ पे वोल्टेज निकालने की, जब हमें रेजिस्टेंस मिल गया तुरंत टिक लगाइए आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर वोल्टेज भी निकालना तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे तो हमें बीट RTH पता चल गया, RTH तो हमें मिल गया। BTH निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो ये बैटरी है ये पैरेलल में होगी, ठीक है, और ये भी 5 ओम की इसके पैरेलल में है। इसका नेगेटिव यहाँ जुड़ा है, इसका पॉजिटिव इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ जुड़ा है। तो आप एक कंडीशन पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है और ये भी 10 ओम की बैटरी यहाँ पे लगी है, ठीक है। अब इसके क्रॉस हम कितना भी लोड लगाते चले जाएं, ठीक है, सब पे जो है वोल्टेज 10 वोल्ट का ही मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज समान ही रहेगा। और ये दो कंडीशन और मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से। पहली क्या है, कभी भी दो करंट सोर्स आपस में सीरीज में नहीं ऐड हो सकते, ठीक है। कभी भी मान लीजिए ये करंट सोर्स पहला है और ये दूसरा है, तो इन्हें कभी भी हम सीरीज में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि KCL फेल हो जाएगा। सीरीज में करंट सेम होती है, मान लीजिए डिफरेंट टाइप के करंट है, तो ये कभी भी जो है इन्हें हम सीरीज में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि KCL फेल हो जाएगा। और अगर यहीं पे बात आती है KVL की, ठीक है, यानी दो वोल्टेज सोर्स हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं, उन्हें हम पैरेलल में नहीं कनेक्ट कर सकते। अभी यहीं पे अगर ये 5 की जगह 6 वोल्ट होता तो ये सर्किट फेल्ड हो जाता। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट है, ठीक है, 5 वोल्ट का यहाँ पे लगा दिए वोल्टेज सोर्स, या इसका पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और यहाँ 4 वोल्ट लगा दिए, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अब इसको हम सर्किट से कनेक्ट करा दिए, ठीक। अब यहाँ पे आप KVL लगा के चेक करिए, देखिए ये 0 नहीं आएगा, ठीक है, -1 आएगा, जबकि KVL क्या कहता है, समेशन ऑफ IR या V = 0 किसी भी बंद परिपथ में। तो इस प्रकार यहाँ पे KVL फेल्ड हो जाएगा जब डिफरेंट EMF के वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L to M इज नेटवर्क शोन फिगर 2.23 इज गिवन बाय। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे सर्किट में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन काफ़ी सिंपल है। अभी देखिए आपको कैसे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे L और M इनके बीच हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए करंट फ्लो होगी, यहाँ से कोई करंट हम दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से ऐसे दे दिए, और यहाँ पे करंट जो है यहाँ से आके इन तीनों से यहाँ मिलेगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो करंट आएगी I1 मान लीजिए, वो ऐसे ऐसे आते आते यहाँ मिलेगी, तो जो है इस रजिस्टर में जाएगी वो इस रजिस्टर में आएगी, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये 12 ओम जो है इसके पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 12 और 12 हो जाएंगे तो 6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम L से कह सकते हैं कि ये 12 और ये 12, और इसके पहले जो है वो तो रहेंगे, ठीक है, उसे तो आप अभी मत छेड़िए, अभी ऊपर देखिए आप। तो हम रीड्रॉ जब करेंगे इसे तो कैसे कर सकते हैं, L से सीधे सीधे हम 6 ओम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, बाकी 12 ओम इधर, 12 ओम इधर और 12 इधर करके 6 इधर, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे हमें ओवरऑल मिल गया 6 ओम। अब 6 6 12 हो जाएंगे, फिर ये 12 इसके पैरेलल में, तो ये जाएगा 6, फिर 6 6 12 हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 6, और फिर ये 6 12 हो जाएगा, फिर ओवरऑल मिला के हमें मिल जाएगा 6। तो ओवरऑल जो हमें निकल के आया ये आर इक्विवेलेंट वो हमें मिल गया 6 ओम। बस इतना ही करना था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, maximum power output is obtained from a network which the load resistance is equal to output resistance of the network as seen from the terminals of the load. The above statement is associated with, ठीक है, मैंने MPT वाला बात कर रहा है यहाँ पे, आप ये देख लीजिए। MPT यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरी में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होती है जब हमारा RL जो होता है वो RS के बराबर हो, यानी लोड रेजिस्टेंस जो सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए।
तो ये आप देखिए मिनिमाइज थ्योरम से कोई लेना देना नहीं। मिनिमाइज थ्योरम यूज होती है कई सारे करंट सोर्स को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए, इसे भी याद रखिएगा। अभी आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे मैं अच्छे से समझाऊंगा। और बी वाला ऑप्शन थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, जब दो या दो से अधिक ईएमएफ जो कि सर्किट में कनेक्ट हो, तो हमें जो है किसी भी सर्किट में करंट या वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और पावर निकालने में ये फेल हो जाती है, कभी भी पावर निकालने के लिए हम थेवेनिन्स का यूज नहीं करते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम भी वो वैलिड नहीं है, ये मैंने वो कर दिया इसे। सुपरपोजिशन वाला ही कंसेप्ट था, किसी के क्रॉस जो है वोल्टेज और करंट निकालने के लिए, ठीक है, पावर में फेल हो जाती है, ये जो है आपकी सुपरपोजिशन। जबकि थेवेनिन जो होती है वो आरटीएच वीटीएच वाला, अभी मैंने कई सारे क्वेश्चन इस पर करा चुके पीछे, आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एमपीटी का यूज होता है, जैसे एमपीटी के अकॉर्डिंग हमारा जो लोड रेजिस्टेंस होगा आरएल जो होगा वो आरएस के ऊपर होगा, तभी जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। और इसका यूज कहाँ किया जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने हैं, उसमें जो है एमपीटी का यूज होता है। बड़े सर्किट में इसका यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है एमपीटी की, वो अबाउट 50% होती है, ठीक है। यानी 50% पावर जो है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं काफ़ी लो रेटिंग की होती हैं, उनमें पावर लॉस अगर होती भी है तो उससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं हम पावर सिस्टम इसका यूज करने लगे, तो मान लीजिए हम यहाँ से जो 5 मेगावाट की पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमें जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कराएं तो 50% इफिशियंसी मिली, यानी कि 2.5 मेगावाट हमें लॉस में मिल गया, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम पावर सिस्टम इसका यूज़ नहीं करते। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, एनी नंबर ऑफ करंट सोर्स इन पैरेलल में बी रिप्लेस्ड बाई ए सिंगल करंट सोर्स हुज करंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल सोर्स करंट्स एंड सोर्स रेजिस्टेंस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सोर्स रेजिस्टेंसेस, ठीक है। क्या कह रहा है ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखिए कितना सिंपल है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी सर्किट है, इसमें बहुत सारे करंट सोर्स लगे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका इंटरनल, यहाँ हो गया, ये हो गया, और इसका इंटरनल यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसे हम जब सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कौन सी थ्योरी यूज होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, मिनिमम थ्योरम जो हो कई सारे सोर्स को एक सोर्स में कन्वर्ट करने में होती है, लेकिन सिर्फ करंट सोर्स के लिए, ठीक है। उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सिंगल में हो जाएगा आर एस जो है, और जो ये आई एस है वो सिंगल मतलब एक सोर्स में, ठीक है। यहाँ से ये एक सोर्स हो गया और यहाँ से इसके जो है पैरेलल में एक करंट सोर्स रेजिस्टेंस हो गया। तो ये चीज़ जो है ये मिलवेंस के अकॉर्डिंग होती है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और थेवेनिन के बारे में, थेवेनिन तो आप समझ ही गए, पीछे बताया था। और सुपर पोजिशन कई बार पूछा जा चुका है, मैं एक बार फिर यहाँ से रिपीट करना चाहूँगा कि सुपर पोजिशन का यूज आई आर ड्रॉप में करने में हम यूज करते हैं, निकालने में, ठीक है, करंट निकालने में करते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आएगी पावर की, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीजीसीएल में भी पूछा, यूपी पीसीएल एसएससी तीनों एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, तो आप याद रखिएगा। और आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे फेल्ड होता है पावर निकालने में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, in any linear bilateral network, if a source of EMF E is any branch produce current I, in any other branch the same EMF acting in the second branch would produce the same current I the first branch, ठीक है। the above statement associated with, तो ये किस थ्योरी से रिलेट कर रहा है, ओवरऑल ये बातें पूछी इसने, ठीक है। तो बताता हूँ आपको। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई और आई जो होते हैं, यानी ईएमएफ सोर्स होते हैं और करंट सोर्स जो होते हैं, किस कंडीशन में एक दूसरे के जो है ये ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह एक सर्किट में। तो देखिए कंपनसेशन थ्योरम ये तो है नहीं, सुपरपोजिशन भी नहीं है, और ये जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है इसी वाला सही है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी वोल्टेज सोर्स या ईएमएफ सोर्स को जो है हम ये जो है और करंट सोर्स की जगह यूज कर सकते हैं, और करंट सोर्स को इधर, ठीक है, मतलब किसी भी सर्किट में। और इनका जो रेशियो कहा जाता है वो
कहा जाता है, यानी EMF और करंट सोर्स का वो रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो यहाँ पे यूज होती है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा तरीके से। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर 2.24 RTH इक्वल। ठीक है, मतलब ये थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, इसके अक्रॉस RL जो लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लोड है इसके अक्रॉस। तो देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि इसके अक्रॉस हमें निकालना है, तो इसे पहले आप ओपन कर देंगे, इसे ओपन कर दिए। उसके बाद अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए कोई करंट फ्लो होती है, और ये जो EMF सोर्स है तो इसे हम शॉर्ट कर देंगे। अगर ये करंट सोर्स होता तो इसे हम ओपन कर देते। ठीक है, तो अब देखिए इसे शॉर्ट कर दिया आप, यहाँ ऐसे मिल गया हमें सर्किट पूरा ओवरऑल। ठीक, अब यहाँ पे R3 जो है वो सीरीज़ में होगा R1 R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R3 प्लस R1 R3 अपन R1 प्लस R3, इनका जो रिजल्ट आएगा वही जो है वो क्या कहा जाएगा, RTS थेवेनिन रेजिस्टेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो डिटेल में मैं बताऊंगा। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कैसे निकालते हैं। तो अब ऑप्शन में देखिए, R3 प्लस R1 R2, ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि R1 तो इसके सीरीज़ में होगा नहीं। हम जो है कभी भी ये लोड की तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कभी इधर से मत देखना आप कि बैटरी इधर लगी है तो हम इधर से ही काउंट करना स्टार्ट कर दें, नहीं, हम जो है हमेशा इधर से ही देखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट 2.24 विल बी। ठीक है, इस सर्किट में थेवेनिन हमें निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस दोनों निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसके क्रॉस निकालना है, तो इसे तो पहले हम कर दिए ओपन, अब उसके बाद इसे कर दिया हम शॉर्ट। तो अब देखिए 6 और 2 हमें मिल जाएंगे पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 12/8। ठीक है, तो 3/2 मिल जाएगा हमें, ये हमारा रेजिस्टेंस यानी 1.5 ओम। तो पहले ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको पहले बताया कभी भी ऐसे क्वेश्चन में तुरंत आप जाया करिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में हमें मिल रहा है 1.5। तो अब यहीं से हम करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं तो कभी इस पर अब आगे आप एनालिसिस मत करिएगा कि मैं वोल्टेज भी निकालूँ ये भी करूँ, ऐसा कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, इसलिए आप यहीं मार के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इन तीनों में देखिए कहीं भी 1.5 ओम नहीं दिया है। तो बढ़ते हैं आगे, और थेवेनिन वोल्टेज अगर निकालना भी है तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकलेगा। यानी कि इस नोड पे जो वोल्टेज होगा वही तो यहाँ पे मिलेगा, तो इस नोड का वोल्टेज हमें निकालना रहेगा। तो आप KCL भी लगा सकते हैं इस नोड पे। ठीक है, KCL कैसे लगेगा, यहाँ मान लीजिए V वोल्टेज हम अपने से मान लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस नोड है। ठीक है, रेफरेंस नोड वो होता है जहाँ पे वोल्टेज जो है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, एक्चुअली इसे हम ग्राउंड भी मान सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से इधर एक करंट आएगी और इधर जो दो करंट जाएंगे इनका जो होगा वो 0 होगा। तो इधर तो हम ओपन कर दिए, इधर तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो हमें बस जो है इसके अक्रॉस से निकालना है। तो देखिए V माइनस 10/2 इजक्वल टू V/6। ठीक है, तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। ठीक है, 2V माइनस 6V इजक्वल टू 10। ठीक है, तो अब ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 7.5 आएगा, कर लीजिएगा आप। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2.18, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ETH RTH फॉर सर्किट शोन इन फिगर 2.26 विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस 5 ओम के क्रॉस हमें निकालना है, इसके क्रॉस हमें VTH और RTH निकालना है। तो RTH के लिए पहले तो हम शॉर्ट कर देंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे और जितने करंट सोर्स होंगे उन्हें शॉर्ट जो ओपन कर देंगे, और उनका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लेंगे अपने सर्किट में। तो अब निकल के जो आएगा यहाँ पे 20 और 10 जो है ये देख लीजिए आप पैरेलल में होंगे, तो 130। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल,
तो 20/3 आ जाएगा। अब इसके जो है ये दोनों जो होंगे इसके सीरीज में होंगे, ठीक है, 20, ठीक है। तो इसे ऐड करिएगा, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा RTH। तो RTH यहाँ पे जो निकलेगा अबाउट 5.6 ओम, ठीक है, यही आएगा। और बाकी जब ये RTH निकल जाए तो आप करंट निकालिएगा, और करंट जो है यहाँ से फ्लो कराइएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपको करंट डिवीजन रूल, ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में शायद बताया भी है कई बार, और करंट डिवीजन रूल लगाते चले जाइएगा। कैसे है ये करंट डिवीजन रूल, CDR मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हैं, ठीक है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक। अब हमें R2 के क्रॉस निकालना रहेगा अगर वो करंट, ठीक है। तो यहाँ पे I इंटू इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेना कभी भी, तो R1 लीजिएगा बटे R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो निकल के आएगा वो जो करंट यहाँ फ्लो होगी, यानी अपोजिट लीजिएगा हमेशा। अब जो करंट बच गई, ठीक है, टोटल में से जो बच गई वो इधर फ्लो हो जाएगी। तो इस तरह से आप यही लगाते चले जाइएगा यहाँ, और यहाँ पे जब IR करेंगे आप, ठीक है, तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो 10T आएगा करके आप देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2.19, द करंट drawn from 4 volt battery in the network shown in the figure 2.27 will be। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वाली थ्योरी लगेगी, बताता हूँ आपको मैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये आपको T मॉडल यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इनको आप भूल जाइए, इधर इधर अभी भूल जाइए आप, बस इसको ही आप कंसीडर करिए। इन तीनों को देखिए आप, तो 4 ओम, 4 ओम, और इधर देखिए 6 ओम है, ठीक है। तो आपको ये T मॉडल मिल गया। T को हमें क्या करना है, पाई में करना है। पाई यानी कि डेल्टा, डेल्टा को कहते हैं हम पाई, ठीक है, और T को स्टार, ठीक है, स्टार को T, और क्योंकि शेप मिलता है इनसे ना। अभी देखिए डेल्टा, ये हो गया हमारा डेल्टा सर्किट। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अब इन्हें हम अगर इस तरह का रीड्रॉ करें, तो ये देखिए पाई की तरह दिख रहा है ना। अब ये जो है यहाँ पे ये शॉर्ट ही मान लीजिए, तो ये पाई की तरह दिख रहा है। तो बस इसीलिए इसे हम कहते हैं पाई मॉडल, और उसे कहते हैं T मॉडल। तो इस T मॉडल को पाई में कन्वर्ट करेंगे आप। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी सर्किट यहाँ पे अगर स्टार में है, ठीक है, मान लीजिए ये सर्किट स्टार में है, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3 है, ठीक है। अब इसे हम डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरह करिए। काफ़ी सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मान लीजिए A, यहाँ मान लीजिए B, यहाँ मान लीजिए C। तो अगर हमें AB यानी ये वाला रेजिस्टेंस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले R1 R2 को ऐड करेंगे, ठीक है। R1 R2 को ऐड करिए, R1 प्लस R2 प्लस, अब इन दोनों को ऐड किए हैं, बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, R1 R2, और इससे इसमें जो है भाग दे देंगे आप तीसरे वाले से, ठीक है। जो ये वाला तीसरा बच रहा है, इन दोनों के अलावा तीसरा जो बच रहा है उसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा ये वाला। बस इसी तरह इन दोनों का एक बार योग करके और दूसरी बार गुणा करके उसका जो गुणनफल होगा उसमें इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसका गुणा, फिर इसका एडिशन, और इसी गुणा में जो है इससे डिवाइड कर देंगे, जो ये चीज़ मैंने फार्मूला लिख रखा है, ठीक है। तो जो निकल के आएगा, यहाँ पे आप पाई मॉडल बनाएंगे ऐसे, यहाँ मिलेगा, यहाँ पे एक ये मिलेगा, एक यहाँ, पाई मॉडल आपको मिल गया। अब ये पैरेलल में हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो निकल के आएगा, यहाँ जो निकल के आएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। अब ये अगर सीरीज में हो गए तो फिर इनको डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिएगा। ये जो है यहाँ पे मिला था, इन दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, फिर उससे जो है 6 को आप सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया है कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला चीज़ मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। और जब इससे अगला जो पॉइंट आप लेंगे इस तरह वाला,
तो हमें ये मिल जाएगा। पाई मॉडल यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आएगा 16 ओम, ये आएगा 16 ओम और यहाँ पे 32.3 ओम आएगा, ठीक है। और इसको जब रिकन्सिडर करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर इससे जो है आगे जब रीड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से ये आएगा, फिर ये लास्ट में आ जाएगा, और 0.378 करके ऐसे कुछ आएगा। तो जो इसके रेंज में जो वैल्यू आती है ऑप्शन में आप देखेंगे तो 0.39 यही हमारा सही हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा कैसे कैसे सॉल्व होगा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यूजिंग थेनियंस थ्योरम द करंट इन ब्रांच NS ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 2.28 विल बी, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, या ये जो करंट यहाँ फ्लो होगी। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे करिएगा कि यहाँ से जो आपको ये डेल्टा में दिख रहा है, ठीक है, मैंने कन्वर्ट करना तो आपको बता ही दिया, डेल्टा में दिख रहा है इसे स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा गायब आपका, ये चीज़ आपको सीरीज़ में मिल जाएगा, ये चीज़ आपको सीरीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ जो आपको मिलेगा वो यहाँ से सर्किट में सीरीज़ में रहेगा। इनको ऐड करेंगे आप, कहने का मतलब टोटल करंट आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो करंट टोटल निकल के आएगी और उससे जो है आप यहाँ पे फ्लो करा के देखेंगे, यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी एक यहाँ से होगी, दोनों जो है अलग अलग सर्किट में होंगे। तो इस करंट की जो वैल्यू आएगी वो 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम आएगा, यहाँ पे 2 ओम आएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जो है इसका सोल्यूशन अगले लेक्चर में ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ना आए तो बताइएगा, मैं ज़रूर सोल्यूशन इसका भेजूँगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती, ठीक है। कहने का मतलब वहाँ उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो, जैसे अब अगर हम V की वैल्यू बढ़ाते हैं तो V और I का रेशियो जो कांस्टेंट नहीं मिलता, उसे हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो जैसे देखिए इंडक्टेंस ये लीनियर कैटेगरी में आता है, कंडेंसर जो आता है ये भी लीनियर की, कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर की बात कर रहा है। वायर बाउंड रजिस्टर ये भी जो है उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन ट्रांजिस्टर जो होता है वो अलग कैटेगरी में। ट्रांजिस्टर, डायोड, ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बढ़िया से बताया था, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में। तो उसको आप देखेंगे तो बढ़िया से उसमें बताया हूँ, तो आप मान लीजिए ट्रांजिस्टर यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक कैपेसिटर इज जनरली ए। तो एक कैपेसिटर क्या होता है, बाइलेटरल एक्टिव कंपाउंड, एक्टिव पैसिव लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपाउंड, लीनियर एंड बाइलेटरल, नॉन लीनियर एंड एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्टिव तो है नहीं, ये पैसिव कैटेगरी में आता है क्योंकि पावर जनरेट नहीं करता ये। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, लीनियर और बाइलेटरल। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी फिक्स नहीं रहती, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, इन एनी नेटवर्क कंटेन मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF, द करंट इन एनी ब्रांच इन द algebraic sum of number of individual fictitious current, the number of being equal to the number of source EMF, each of the which is due to separate action of each source EMF taken in order, then the remaining source of EMF are replaced conductors, the resistances of which are equal to the internal resistances of the respective source. The above statement is associated with, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बस सुपर पोजिशन थ्योरम को डिफाइन कर रहा है। सुपर पोजिशन क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक सोर्स लगे होते हैं तो किसी एलिमेंट के क्रॉस जो हम निकालते हैं तो वो उसका जो है अलजेब्रिक सम लेते हैं, ठीक है। और जब एक सोर्स को हटाते हैं तो उसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट यही बोला है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड 24 की तरफ। इन ए डेल्टा नेटवर्क ईच एलिमेंट हैज आर, देन वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन इक्विवेलेंट टू स्टार नेटवर्क विल बी, ठीक है। तो अभी अगर वैल्यू इसकी डेल्टा में आर है तो स्टार में क्या होगी, ठीक है। अगर सेम रेजिस्टेंस डेल्टा में आर है तो स्टार में R/3 हो जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो कभी भी एग्जाम में टाइम की बचत आप कर सकते हैं, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। और अगर स्टार में है और उसे डेल्टा में तो 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो किरचॉफ का नियम किस पे एप्लीकेबल होता है, पैसिव नेटवर्क ओनली, AC सर्किट ओनली, DC सर्किट ओनली, बोथ AC एंड पहले DC, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। AC DC से मतलब नहीं, ये दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा,
अक्सर दिया रहता है। बैटरी बैटरी वाला हम चैप्टर पढ़ते हैं जब, तो केसीएल वहीं से केवीएल स्टार्ट होता है। तो आपको ये लग रहा हो कि डीसी पे ही एप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।